डी इन पे 1 आया, मतलब D3 यहाँ पे 1 हो गया। सो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक साइकिल यानी फर्स्ट फॉलिंग एज पे हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है, ठीक है, फर्स्ट फॉलिंग एज पे अप्लाई किया है, यानी जब ये लेवल देखो, ये लाइन ऐसे होके नीचे आना शुरू होता है, उसको फॉलिंग एज बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉलिंग एज पे हमने D3 में 1 स्टोर किया, तो अभी उतने में ये टाइम खत्म हो गया। सो आफ्टर फर्स्ट फॉलिंग एज द फ्लिप फ्लॉप 3 इज सेट, फ्लिप फ्लॉप 3 सेट मतलब इसमें डेटा स्टोर हो गया। तो फर्स्ट फॉलिंग एज के बाद जहां पे पहले Q3 Q2 Q1 Q0 क्या था, 0 0 0 था, अभी Q3 में तो हमने डेटा स्टोर किया 1, तो ये जो Q3 का 0 है दैट इज कन्वर्टेड टू 1, क्योंकि हमने डेटा इसमें स्टोर किया, और हमने क्या डेटा स्टोर किया है इसमें, 1 ही स्टोर किया है। इसके लिए Q3 क्या स्टोर होगा, 1, और बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स हमेशा यही रहेंगे और 0 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है वो स्टोर हुआ है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है किसी भी फ्लिप फ्लॉप में। अप्लाई द नेक्स्ट बिट सो दैट Dn इज 1, यानी नेक्स्ट फॉलिंग एज, यानी ये वाला जो फॉलिंग एज दिख रहा है, अभी नेक्स्ट फॉलिंग एज पे हम वापस नेक्स्ट 1, इसके पहले वाला जो 1 था वो अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब एक साथ ट्रिगर होंगे। तो पहला वाला जो 1 जो FF3 में था वो अभी जाएगा FF2 में, और जो नया वाला 1 है वो FF3 में आएगा। So because of that, see, as soon as the next falling edge hits, the FF2 will be set and the stored word changes to 1100. ये क्यों हुआ? क्योंकि पहला वाला 1 वो यहाँ पे आ गया और नया वाला 1 इधर आ गया। तो अभी D2 का बिट इज ऑल्सो सेट टू 1। तो ये जो इक्वेशन ऐसा था, बिट्स ऐसे थे, वो अभी क्या हो गए 1100, क्योंकि इसके पास भी डेटा है और इसके पास भी डेटा है, इसमें भी 1 स्टोर है, इसमें भी 1 स्टोर है। सिमिलरली थर्ड फॉलिंग एज पे तीसरा 1 डालेंगे तो दिस विल बी 1 1 एंड 1, एंड फोर्थ फॉलिंग एज पे वापस डालेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होते जाएगा एंड सारे के सारे बिट 1 पे स्टोर हो जाएंगे। तो फोर्थ बिट के बाद ये जो है वापस सब में 1 1 1 आ गया है। फिर नेक्स्ट फॉलिंग एज पे ये वाला 1 यहाँ पे आया है, उसका 1 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे, नेक्स्ट फॉलिंग एज पे ऐसे आएगा। ओके, so this is the truth table, see which shows initially ये जो एक मिनट इनिशियली ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है उसके सारे हमने Q3 Q2 Q1 एंड Q0 सारे जीरोस सेट किए हैं। फर्स्ट फॉलिंग एज यानी नेगेटिव एज है, फॉलिंग एज ऐसा बताते हैं कि क्लॉक साइकिल पहला फॉलिंग एज पे हमने Dn पास किया यानी Q3 को 1 सेट किया था, और सॉरी ये Dn है यानी नॉर्मल Q है, Q3 यहाँ पे है। फर्स्ट फॉलिंग एज हमने डेटा बिट क्या पास किया था 1, ये अपना डेटा का लाइन है, तो पहला 1 हमने पास किया था, तो ये हमने Q3 को दिया था, इसके लिए Q3 यहाँ पे है उसका डेटा, और तो Q3 यहाँ पे Q3 का 1 यहाँ पे आया, तो ये जो 0 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला 0 लास्ट में शिफ्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट फॉलिंग एज पे हमने एक और 1 डाला, बिकॉज ऑफ विच जो पहला 1 था वो नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट FF में गया, ये 0 उसके यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और पहला वाला 0 निकल गया आउटपुट में। सो नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पे हमने देखा था इट इज 1 1 0 0। थर्ड इसमें है, थर्ड फॉलिंग एज पे हमने वापस 1 पास किया, सो ये 1 इसके पास आया, so this is shifted, this is shifted. Similarly last falling edge पे, so if you see after fourth cycle we have all the bits stored as 1, ये उसका wave forms है। this is the clock signal, पहला इनिशियली सब 0 पे सेट थे, इसके लिए ये 0 का लेवल दिखाया है। नाउ फर्स्ट फॉलिंग एज यानी ये कंसिडर करने का, देखो हर फॉलिंग एज पे नंबर्स लगाया है, दैट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो फर्स्ट फॉलिंग एज पे हमने डेटा बिट पास किया है 1, सो Q3 पे हमने 1 कब दिया था, ये एज नीचे आ रहा है तभी, तो इसके लिए देखो ये हमने लाइन यहाँ पे ऊपर लिया है, तो दिस लाइन शोज दैट कि Q3 पे यानी ये फॉलिंग एज पे हमने पहला डेटा दिया, बाकी के सब रीसेट थे। सिमिलरली Q2 पे कब आया डेटा, सेकेंड फॉलिंग एज पे, इसके लिए Q2 पे ये जो डेटा है 1100 यानी ये वाले एज पे इट इज accepting the data, Q3 पे यहाँ पे 3 पे, Q4 पे यहाँ पे 4 पे। So this is how you draw the entire block diagram. You explain the operation with the example.
you draw the truth table and you draw the waveforms. तो ये सब प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट आता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टैंड सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट तो फिर ये सिंपल है. इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है आउटपुट के टाइम पे. एज यू सी द नेम सजेस्ट सीरियल इनपुट, यानी पिछले केस में जैसे हमने डेटा 1 by 1 स्टोर किया था, इस केस में भी वैसे ही करना है. डेटा हमें 1 by 1 ही स्टोर करना है. बट इसका बेनिफिट क्या है, सी ऑब्जर्व हियर. लास्ट इसमें क्या था, इसका आउटपुट इसका इनपुट था, दैट्स इट. इसमें हमने क्या किया है, आउटपुट एज एन इनपुट पास किया है, साथ में हमने एक एक्स्ट्रा लाइन लिया है आउटपुट के लिए. यानी जो भी आउटपुट है वो इसको तो पास होगा, पर जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो डायरेक्टली इस लाइन पे ही आएगा. सो इससे बेनिफिट क्या होता है कि फर्स्ट 4 साइकिल्स में इट इज टेकिंग द बिट्स, यानी पहले साइकिल में यहाँ पे, फिर दूसरे साइकिल में पहला बिट यहाँ पे आएगा, नया बिट इसके पास आएगा. जैसे 4 साइकिल में चारों फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होंगे. बट अगर मुझे अभी आउटपुट चाहिए है तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में कैसा था कि पहले ये इसका आउटपुट आएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में इसका आएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में इसका, फिर नेक्स्ट साइकिल में इसका. विच मीन्स सीरियल इन सीरियल आउट में हमें टोटल 8 साइकिल्स लगते थे फॉर इनपुट एंड फॉर आउटपुट. इसमें क्या हुआ, 4 साइकिल लग रहे हैं इनपुट के लिए, लेकिन नेक्स्ट सिंगल साइकिल में आउटपुट्स पैरेलली अवेलेबल है. यानी हर फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन हमने ऐसा किया है कि आउटपुट एक ही साथ सारे फ्लिप फ्लॉप के बाहर आए. So which means instead of 8 cycles we are operating over here only in 5 cycles. So this is the benefit के टाइम भी बच रहा है and output भी एक साथ मिल रहा है. So this is the small change we have made. इसका नाम दिया है serial input and parallel output. कि डेटा भले ही आप 1 by 1 दे रहे हो, लेकिन आउटपुट आपको साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप का एक ही साथ मिल जाएगा. So that's it for this video. ये दोनों आपको properly go through करना है, इसका block diagrams practice करना है. If any confusions in this again, let me know.